गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे थे। तो आज हमारी नई क्लास रहेगी ऑन द टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। द बॉडी इज इन रेस्ट, द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है ना। लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो रेस्ट क्या होता है, जब भी कोई चीज रुकी हुई है तो उसे हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, और जब भी कोई चीज चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मोशन में। अगर साइंस की टर्म्स में थोड़ा सा समझेंगे तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं लोअर क्लासेस में। ठीक है। द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डस नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है। इफ अ बॉडी डस नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then it is said to be in rest. And if a body changes its position with respect to its surrounding, the body is said to be in motion. क्या होगा? If a body does not changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in rest. Or same, if a body changes, if a body changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion. तो ये आप खुद लिख लोगे। ठीक है। प्रॉब्लम और एक थोड़ी सी ना समझने वाली बात यहां पे क्या आती है, देखो ये जो मोशन और जो रेस्ट, ये दोनों ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे का रिलेटेड हुई होती हैं। देखो जैसे कि अगर एक बॉडी, जैसे कि हम क्लास में हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू चारों बच्चों के हिसाब से, ठीक है, एक बच्चे के हिसाब से दूसरा बच्चा, दूसरे के हिसाब से तीसरा, और मेरे हिसाब से वो बच्चे, हम सारे ही क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, रुके हुए होंगे। पर अगर कोई बंदा हमें स्पेस से देख रहा है तो हमें पता है जैसे कि अर्थ घूमती है, तो जो बंदे होंगे, जो बच्चे होंगे क्लास में बैठे हुए, वो भी घूम रहे होंगे। तो उस विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन स्पेस वी आर इन मोशन। ठीक है ना। तो इसमें गलत कौन है और ठीक कौन है? क्या वो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं वो रेस्ट पे हैं, या फिर वो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं वो मोशन पे हैं? तो देखो, अगर विद रिस्पेक्ट टू ये चीजें जो रेस्ट है, मोशन है ना, ये दोनों हम इनको एक वर्ड यूज करते हैं साइंटिफिकली या फिर फिजिक्स में, उन दोनों वर्ड को क्या बोलते हैं? और ये जो वर्ड है ये होता है रिलेटिव। रिलेटिव। द वर्ड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है मोशन, कोई बॉडी मोशन में है या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये वर्ड दोनों ही क्या है, रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। जिस तरह से देखो, ये डिपेंड करता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किस रेफरेंस में? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम। अगर हम अर्थ के फ्रेम पे हैं, या फिर जो कॉमनली जो साइंटिफिक वर्ड इसमें यूज होता है, या जो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है, वो होता है लेबोरेटरी फ्रेम। तो अगर लेबोरेटरी फ्रेम में होंगे या फिर अर्थ के फ्रेम में होंगे तो ये बच्चे क्या होंगे, सारे के सारे रेस्ट पे। पर अगर हम स्पेस के फ्रेम में होंगे या नॉट इन लैब फ्रेम, तो वो जो सारे के सारे बच्चे हैं वो क्या होंगे, मोशन में। एक और एग्जांपल क्या समझते हैं, जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं आमने सामने, तो एक पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैसेंजर, ये दोनों ही क्या होंगे, इसके हिसाब से ये रेस्ट पे होगा और इस वाले पैसेंजर के हिसाब से ये वाला पैसेंजर क्या होगा, रेस्ट पे। कोई बाहर से बंदा उनको देख रहा है तो उसके हिसाब से ट्रेन चल रही है, तो ये जो पैसेंजर होंगे उसके हिसाब से क्या होंगे, मोशन पे होंगे। ठीक है। तो क्या जो अंदर वाले पैसेंजर हैं वो रेस्ट पे हैं, या फिर जो अंदर वाले पैसेंजर हैं वो मोशन पे हैं? विद रिस्पेक्ट, ये डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन, दे ऑल आर इन रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, दे आर इन मोशन। तो एक चीज याद रखना, द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, और इनको कभी कभी बोला जाता है नॉन एब्सोल्यूट। द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर नॉन एब्सोल्यूट टर्म्स। क्लियर हुआ? देखो इसमें जो हमें क्वेश्चन आ सकता है हम डायरेक्ट उस पे जाएंगे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो हमें इस तरह से ग्राफ मिल सकता है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस का, और ये आ गया हमारा ग्राफ टाइम का।
ठीक है, देखो अगर इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये इस तरह से प्लॉट करा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करा है जिससे, तो देखो ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले तो हमने ये देखना ये ग्राफ वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड है तो ये हमें क्या फिजिकली इंटरप्रिटेशन दे रहा है या फिजिकली क्या आउटपुट बता रहा है। तो देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा, ये इस एक्सिस पे क्या वेरी कर रहा है डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे क्या वेरी कर रहा है टाइम। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे अगर मेरा मान लो यहाँ पे टाइम है 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 10 सेकंड, यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ पे है मेरा 20 सेकंड्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस आ गया मेरा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। तो देखो जैसे जैसे इस अगर हम ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ये ग्राफ का ये लाइन है 20 सेकंड, जब टाइम मेरा 20 सेकंड होगा तो जो बॉडी है उसकी पोजीशन क्या होगी, ये वाले पॉइंट पे बॉडी प्रेजेंट होगी। 1 मीटर उसका डिस्टेंस है, 2 मीटर उसका डिस्टेंस है, 3 मीटर उसका डिस्टेंस है, 4 मीटर। तो ये फिजिकली देखो हमें क्या बता रहा है कि जब भी मेरा टाइम क्या है कांस्टेंट, टाइम चेंज नहीं हो रहा है और बॉडी की पोजीशन क्या है अलग अलग है, तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम में आप एक से ज्यादा जगह पर प्रेजेंट हो। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो टाइम 20 सेकंड ही रह रहा है, टाइम कांस्टेंट रह रहा है, पर जो पोजीशन है वो 1 से लेकर 100 तक वेरी करती जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है फिजिकली कि कोई बॉडी है जिसका कि टाइम सेम है और वो फिजिकली आगे चल रही है। सेम टाइम पे एक बॉडी दो लोकेशन पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज इनवैलिड। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ वैलिड है या नहीं। क्लियर हुआ। अभी यहां पे ही अगर मैंने सेकंड ग्राफ बना दिया, ठीक है, इस बार मैंने टाइम एक्सिस को यहां पे रख दिया और डिस्टेंस को यहां पे रख दिया। क्लियर है, टाइम टी, और इसका जो स्लोप या फिर बोलेंगे आउटपुट हमें दी जा रही है इस लाइन से। देखो अभी ये हमें क्या बता रहा है, इसमें क्या है हमारा टाइम चेंज हो रहा है पर बॉडी क्या है डिस्टेंस, जो पहले अगर डिस्टेंस यहाँ पे मान लो कितना था 20 सेकंड लेके चल रहे थे, तो अभी भी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 20 सेकंड ही है, वो बॉडी 20 सेकंड डिस्टेंस पे ही रुकी हुई है। टाइम चेंज होते जा रहा है पर बॉडी का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डज नॉट चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब निकल के आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम 5 मिनट अगर मैं खड़ा रहूंगा, टाइम निकलते जाएगा पर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, जीरो, मतलब कि डिस्टेंस कोई भी ट्रेवल नहीं करा होगा मैंने। ठीक है, तो अगर सॉरी ये हमारा आएगा 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस से ट्रेवल सेम रहेगा और टाइम चेंज होते जा रहा है, डिस्टेंस से ट्रेवल क्या है सेम है और टाइम चेंज होते जा रहा है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। क्लियर हुआ। जब भी हमारा डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उस तो तब हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, किसका ग्राफ है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ग्राफ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इस तरह से आ गया बाई चांस, ये हमारा टाइम एक्सिस आ गई और ये हमारी डिस्टेंस की एक्सिस आ गई, और हमें इसकी जो स्लोप बोल सकते हैं वो किस तरह से मिल रही है। देखो इसके हर कोऑर्डिनेट पे क्या हो रहा है, अगर आप ये कोऑर्डिनेट लेके चलोगे, अगर हम इसका ये वाला कोऑर्डिनेट चलेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होगी, पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू होगी, इस कोऑर्डिनेट पे भी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होगी, डिस्टेंस की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एंड द टाइम कोऑर्डिनेट्स आल्सो चेंजेस। तो जैसे जैसे हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो तब हम बोलेंगे द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, तब हमारी बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज समझनी है वो है
मोशन कितने टाइप्स की होती है, कि बॉडी मोशन पे तो है, पर वो कितनी टाइप्स की मोशन होती है। तो हमारे पास मोशन रहती है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज उसको 1D से भी डिनोट करा जाता है। ये हमारा पहला टाइप रहता है। सेकेंड टाइप रहता है मोशन इन 2 डायमेंशन, टू डी मोशन। एंड थर्ड वन इज मोशन इन थ्री डायमेंशन, दैट इज 3D मोशन। क्लियर हुआ? तीन तरह की मोशन हमारे पास रहती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं? एक्स, वाई, जेड। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, वेयर एक्स रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वाई रिप्रेजेंट वाई एक्सिस और जेड रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनको हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री। ठीक है, अगर बाई चांस मेरी फर्स्ट एंट्री 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेकंड एंट्री की कोई वैल्यू है तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यूज लिखनी होती है। अगर कोई हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा है और वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट जो हमारा थर्ड जेड की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो मोशन इन वन डायमेंशन को हम डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। एक बॉडी को हम वन डायमेंशनल मोशन में कब बोलेंगे? व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इसके साथ एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एनी एक्सिस, एक्स, वाई और जेड के एक्सिस के अलोंग उसको मूव करना चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? बॉडी को वन डायमेंशन मोशन के लिए क्या होना चाहिए? एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और इट शुड बी पैरेलल टू एनी गिवन एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के वो बॉडी क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो जो मोशन है वो कितना है? वन डायमेंशन मोशन है। देखो अगर वो बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वो बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। और अगर वो बॉडी आउट ऑफ द फ्रेम आ रही है, देन इट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? पर देखो स्ट्रेट लाइन तो है और साथ में ये क्या है? अलोंग एक्सिस, एक्स, वाई और जेड के अलोंग मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो मोशन है ये क्या होगी? हमारी वन डायमेंशन मोशन होगी। देखो अगर मैंने इस तरह से, अगर हमने एक ग्राफ लिया है और इसके इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई। यहां पे भी जो लाइन है ये तो क्या है? स्ट्रेट लाइन ही है। पर प्रॉब्लम क्या है? ये क्या अलोंग एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? नहीं। और ये क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस है? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये हमारा वन डायमेंशन मोशन नहीं है। क्लियर हुआ? और अनदर कंडीशन इज, जब भी बॉडी हमारी वन डायमेंशन में मूव करेगी तो उन जो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट थे एक्स, वाई और जेड, उसमें से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वो एक्स भी हो सकता है जो वेरी कर रहा है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, पर उस समय पे जो बाकी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा ही क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे वन डायमेंशन मोशन के लिए। और इसका एक अनदर नेम भी होता है, वो होता है लीनियर मोशन और RECT, रेक्टिलिनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये वन डायमेंशन मोशन का ही नाम होता है। इस सबको बाइंड अप करेंगे। क्या कंडीशन होती है वन डायमेंशन मोशन के लिए? द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट शुड मूव पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, दैट इज एक्स, वाई और जेड एक्सिस के वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। व्हेन अ बॉडी इज इन वन डायमेंशन मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट्स वेरी, एक कोऑर्डिनेट क्या करेगा? वेरी करेगा अमंग एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या होता था? इसका जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है? लीनियर मोशन भी होता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। क्लियर हुआ? इसकी एग्जांपल देता हूं। कभी भी कोई चीज हम फ्री फॉल करते हैं, जैसे इस पेन को अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे या फिर एक बॉल है उसको छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ जाती है,
ठीक है, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। whenever a body moves under the influence of force of gravity then its motion is said to be one dimension motion। तो उसकी जो मोशन होगी वो वन डायमेंशन होगी, क्योंकि बॉडी जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, वो अलोंग वाई एक्सिस ही जा रही है। देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, वो है तो अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ही ना, तो वो मोशन क्या हो जाएगी, मेरी वन डायमेंशन मोशन हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड है हमारा टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन में क्या होगा, द बॉडी शुड मूव इन अ प्लेन। देखो ये जो प्लेन बनेगा एक्स वाई, और अगर इसको आप इस साइड एक्सटेंड कर दोगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, और ये अगर नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो ये माइनस वाई बन जाएगा, और अगर एक हम बाहर की तरफ एक्सिस ले लें तो वो हमारा जेड बन जाएगा, और अंदर की तरफ वो बन जाएगा माइनस एक्स। तो वेन एवर अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन कौन सा, ये वाला एक्स वाई प्लेन बन गया, ये वाला जो मेरा प्लेन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये वाला प्लेन है मेरा एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई प्लेन बन गया। ये वाला जो प्लेन बनेगा ये कौन सा बनेगा, एक्स माइनस वाई प्लेन, और ये वाला जो प्लेन बनेगा वो कौन सा बनेगा, माइनस एक्स। तो जब भी मेरी बॉडी यहां पे मूव कर रही है, यहां पे मूव कर रही है, यहां पे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पे हो, चाहे वो कर्व्ड लाइन पे हो, चाहे वो साइक्लिक हो, ठीक है, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो, साइक्लिक हो, कर्व्ड हो, ठीक है, एक प्लेन पे मूव कर रही है, जैसे ये दीवार है, ये एक प्लेन आ गया, अगर वो इस पे मूव कर रही है, या फिर ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन आ गया, तो अगर ये इसके अलोंग मूव कर रही है तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन टू डायमेंशन मोशन। क्लियर हुआ। बॉडी हवा में उड़नी नहीं चाहिए। देखो इंसेक्ट जमीन पे चलते हैं, क्रॉल करते हैं, वो भी हमारा किसका मोशन होता है, टू डायमेंशन। जब हम चल रहे होते हैं तो वो भी हमारा कौन सा मोशन होता है, टू डायमेंशन, जब हम जमीन पे चल रहे होते हैं। अगर हम उड़ रहे होंगे तो वो हमारा बाद में देखते हैं थ्री डायमेंशन मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे, तो जब भी बॉडी टू डायमेंशन मोशन में होती है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट या फिर रेस्ट पे रहेगा, या फिर जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। मोशन इन थ्री डायमेंशन, whenever a body moves in 3D स्पेस, हवा में जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 3D। क्लियर हुआ। इसकी देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स वेरी करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स वेरी इन 3D मोशन। क्लियर है। इसकी एग्जांपल होंगे जैसे कि जो प्लेन एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, या फिर जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल होते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी इन थ्री डायमेंशन। क्लियर हुआ। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन। और एक बात याद रखना, इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन का डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से कोई रिलेशन नहीं है। कभी कभी आपको बता दिया जाता है कि अगर बॉडी वन डायमेंशन में मूव कर रही है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वन होगा, टू में मूव कर रही है, तो देखो वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, उसके लिए कंडीशन अलग से इंपोज करनी पड़ती है, तो उनका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये वन डायमेंशन टू डायमेंशन अलग टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे, और जो रेस्ट एंड मोशन है ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्राफ्स की मदद से समझा था कि कैसे एक बॉडी को रेस्ट में बोला जाता है, कैसे एक बॉडी को मोशन में बोला जाता है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। अगला हमारा जो चीज है मेन वो फोकस करेंगे वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मोशन से बनती हैं। देखो एक चीज होती है डिस्टेंस, और हमारी दूसरी चीज रहती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स होती हैं। ये दोनों ही क्या होती हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन इनका क्या है, अलग अलग है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और द टोटल लेंथ the actual path or the total length covered by a body। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
or path, the shortest distance or path between initial and final position of a बॉडी। डेफिनेशन लिख दी है, अभी इसको समझेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? जो टोटल पाथ एक बॉडी ट्रैवल करती है जब भी वो कवर करती है, जब भी वो कब होती है, किसी मोशन में होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग मोशन। एग्जांपल से समझेंगे, अलग से अच्छा समझ आएगा। देखो, एक बॉडी है ए, ये ए से बी गई, ठीक है, टोटल कितना है ये? 10 मीटर। फिर ये चली गई नीचे की तरफ टूवर्ड्स पॉइंट सी, और ये हमारा आ गया 8 मीटर। फिर ये चली गई वापिस टूवर्ड्स पॉइंट डी, और ये आ गया हमारा 10 मीटर स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में। और फिर ये वापिस यहां से मूव कर रही है, चलो यहां तक ही देखिए, ठीक है। तो देखो, अगर यहां से पूछा जाएगा आपको कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ट्रेवल बाय? 10 + 8 + 10, तो ये बन जाएगा 28 मीटर। तो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर करा होगा वो कितना हो जाएगा? 28 मीटर। क्लियर है? पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो मिनिमम पाथ है, तो वो कितना रहेगा? वो कितना रहेगा? यहाँ पे 8 मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये 10 पहले इधर गई थी, तो 10 ये वापस आ जाएगी, तो ये बिल्कुल इसके अंडर ही लाई कर रही होगी। तो जो इसका मिनिमम पाथ होगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, वो कितना हो जाएगा मेरा? 8 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी बन रही है मेरी? 8 मीटर। क्लियर हुआ? समझ आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क रहता है? ठीक है। डिस्टेंस को आप अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। वो भी अभी थोड़ा सा देखते हैं इसको, फिर समझेंगे पूरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, नेक्स्ट सेक्शन में इसको समझेंगे। देखो, डिस्टेंस का एक, अगर मैं इस तरह से केस लेके चले, अगर हम एक बॉडी है, ए पॉइंट से अपनी जर्नी शुरू कर रही है और बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। ओरिजिन स्टार्टिंग से ओ से ए पॉइंट से शुरू कर रही है और जा कहां पे रही है? बी तक। और ये जो टोटल डिस्टेंस होगा 10 मीटर हो गया। फिर ये बॉडी क्या करी? वापिस बी से लेकर सी पॉइंट तक गई। क्लियर हुआ? वापिस सी पॉइंट तक गई, और मान लो बी से सी का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 15 मीटर। ठीक है। तो अभी आपसे पूछेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कितना होगा, तो वो कितना होगा? ए से बी 10 और यहां से 15 दिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कितना बन जाएगा? 25 मीटर। पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी बन जाएगी? 5 मीटर, क्योंकि बी से लेकर सी का डिस्टेंस, सॉरी, ए से लेकर सी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो यही है ना, और वो कितना रहेगा मेरा? 5 मीटर। क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बन रही है? 5 मीटर। अभी देखना यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। देखो, अब अभी मैंने आपको बोलना है कि एक बॉडी है जिसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। तो देखो, 5 डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो वो तो हमें पता चल रहा है यहां तक 10 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, दो पॉसिबल केस है। एक तो यहां से लेकर यहां तक भी तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होनी थी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट डी है तो यहां तक भी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती थी? 5 मीटर हो सकती थी। पर यहाँ पे अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो तब भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। तो देखो, एक डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। ये भी हमें मेंशन करना पड़ता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर स्टार्टिंग में बॉडी इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे जो इनिशियल रीडिंग होगी वो 0 होगी। अभी अगर इस साइड वाली जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। और अगर इस साइड वाली जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम, तो देखो यहां पे डायरेक्शन जरूरी पड़ रही है ना, तो जिन जिन क्वांटिटीज के साथ क्या हो? डायरेक्शन जरूरी हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5। जितने भी नंबर हम यूज कर रहे थे, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, वो सारे के सारे उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो जिन जिन क्वांटिटीज के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और जिन जिन क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पर डिस्टेंस के साथ ऐसा कुछ नहीं है था, तो इसलिए जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या रहता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and it is a वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड इसमें जो पॉइंट रहेगा, देखो अगर एक बॉडी थोड़े टाइम के लिए भी चली है, चाहे वो 10 सेकंड के लिए चली होगी, 1 सेकंड के लिए चली होगी, तो क्या उसकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी जीरो हो सकता है? अगर बॉडी कभी ना कभी मोशन में आई होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी जीरो हो सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, तो टोटल पाथ कुछ ना कुछ तो कवर करा हुआ होगा उसने, तो सो डिस्टेंस, चलो इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। नहीं तो देखो अगर एक बॉडी ए से है, थोड़ी सी चल गई, ठीक है, या फिर एक सर्कल के अलोंग मूव कर गई, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, ए से शुरू हुई वापिस इस पॉइंट पे आ गई। क्लियर हुआ, तो देखो ए से शुरू हुई वापिस ए पे आ गई, जब ये आई तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 2πr, जो कि इसका सर्कमफ्रेंस होगा। क्लियर है, पर अगर हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस। ए से शुरू हुई वापिस ए पे ही आ गई, ए से शुरू हुई वापिस ए पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body if it was in motion can never be zero, और साथ में ये क्या हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता और एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेयरएज हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। क्लियर हुआ, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम के साथ और दूसरी साइड हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया टाइम के साथ। क्लियर हुआ, जब भी हमने डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करा तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करा टाइम के साथ, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। समझ आई डिस्प्लेसमेंट और सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। एक मिलती किससे है, डिस्टेंस को जब भी हम टाइम से डिवाइड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्लियर हुआ, ऐसा ही यूनिट अगर आप देखोगे तो दोनों के सेम ही रहते हैं, मीटर पर सेकंड, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस था ये कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर। तो जो स्पीड मिलेगी वो भी क्या होगी, स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। क्लियर हुआ, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर।
ठीक है। तो इसके जो देखो अभी ये सारी कौन सी क्वांटिटी आ गई, स्केलर, तो ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, स्केलर की। ठीक है ना, तो स्पीड हमारी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और उसी तरह से वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, वेक्टर की। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके पास स्पीड के पास क्या होगा, दोनों चीजें होगी या एक चीज होगी, स्केलर है तो एक ही चीज होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड। एक तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो इफ अ बॉडी इज इन मोशन फॉर सम टाइम। और उसी तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, बोथ होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और इसके साथ ही इट कैन नॉट, इट कैन बी, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव तो दोनों ही हो सकती है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और देन स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, फर्दर स्पीड को फर्दर भी क्लासिफाई करा जाता है। तो स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। क्लियर हुआ। तो इसमें स्पीड को भी हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसी तरह से वेलोसिटी को भी हम क्लासिफाई करते हैं, किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये हम सारा का सारा इसको अच्छी तरह से समझेंगे और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।